था तो क्लास में चला था, आ जाइएगा। तो स्वागत 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 सारे लोगों का बिल्कुल एकदम जोरदार स्वागत है इस क्लास के साथ, है ना। तो आप आ जाइएगा, क्लास की शुरुआत करेंगे फिर आपके साथ में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग, अर्थात हम पढ़ने वाले हैं स्किनर साहब को। तो इसे नॉर्मली आप किस नाम से जानेंगे? स्किनर थ्योरी के नाम से। तो जब आप स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो स्किनर थ्योरी को बहुत सारे नाम से जाना जाएगा। तो मैं समय बिल्कुल बर्बाद न करते सीधा काम पे आते हैं। तो स्किनर साहब एक ऐसे इंसान है, स्किनर सिद्धांत, इनके सिद्धांतों को क्या क्या नाम दिए गए हैं वो मैं बिल्कुल अलग एक नॉलेज आपको आज फैक्ट वाली देने वाला हूं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या क्या है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जब मैं कहता हूं बादलों वाली दुनिया है हमारी, ठीक है, हाँ, क्या बादलों वाली जो दुनिया है उसके अंदर चलेंगे और उसमें आपके साथ जानेंगे। तो मैं मैसेज पे थोड़ा कम ध्यान देने वाला हूं। जब मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं उसके बाद फिर मैं आपके मैसेज पे ध्यान देने वाला हूं। तो स्किनर साहब की जो थ्योरी है, क्योंकि पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ने के बाद हम स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं। तो जो स्किनर साहब की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसमें जो वर्ड है ऑपरेंट, तो ये वर्ड ही अपने आप में इस पूरी की पूरी कहानी को समझा देता है और इसी को आपको समझना, ऑपरेंट। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेशन को हिंदी में बोला जाएगा सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। इसको क्या बोला जाता है? ये क्रिया प्रसूत, तो इसको बोला जाता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। आप देखो जहां पर क्रिया प्रसूत वर्ड लिखा होगा तो क्रिया प्रसूत में जो क्रिया वर्ड है, क्रिया को बोला जाता है वर्ब, और जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है एक्शन। तो इसका मतलब किस तरीके से यहां क्या बच्चा एक्शन करेगा और किस तरीके से समझेगा, ये सारी बात आपको जाननी पड़ेगी। अब ये वाला आपके साथ जी पहले हो जाएगा सोनी का। आप जरा चलते रहो, आज ये क्लास एक मिलेगी, इसके बाद ना एक क्लास और मिलेगी जो मैं रिकॉर्डेड करके भेजूंगा। तो कुछ क्लासेस मैं लाइव देने वाला हूं, कुछ रिकॉर्डेड, ताकि आपके पास पहुंचते रहे सारी की सारी क्लासेस यहाँ। तो जब स्किनर के बोलते हैं तो स्किनर का ये सिद्धांत ना बहुत सारी तरीके से जाना जाता है, बहुत सारे इसके नाम है, लेकिन इसको आप जब समझेंगे और इसको आप जब जानेंगे तो इसकी क्या क्या थ्योरी किस किस तरीके से चलती है, एक बार आप मेरे साथ चलेंगे। पहले तो जो सीखने का ऑपरेंट कंडीशनिंग जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? स्किनर साहब द्वारा। स्किनर साहब का पूरा नाम था बीएफ स्किनर। क्या नाम था? बीएफ स्किनर। तुम में से कोई एक दो पूछेगा सर जी बीएफ स्किनर थोड़े ना पूरा नाम है, तो बोलोगे सर जी पूरा नाम ही बता। तो पूरा नाम था ब्यूरस फेडरिक, उसकी जरूरत होती नहीं, ब्यूरस फेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम था। और इन्होंने अपना ये सिद्धांत जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो गिवन इन, तो जब दिया था, किस साल में दिया था बेटा मेरे बच्चे याद रखना, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1938 में। तो यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको स्किनर, बाकी जो नई किताब आप तक पहुंची है आपने उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत आसान चीजों में मिल जाएगा। और आपके तो मैं वहां मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं किसी के भी सामने आमने, तो मैं बस पढ़ाने पर ध्यान दे। तो 1938 में इन साहब ने ये दिया, और हुआ क्या, क्योंकि हमारे पास जो व्यवहारवाद है वो लगभग 1920 और 1932 के आसपास बहुत आगे बढ़ चुका था। और जो स्किनर साहब थे वो रहने वाले कहाँ के थे? यूएसए के थे। तो यूएसए के इसका साहब थे, अमेरिका के, और इन्होंने अपनी दो परिचित किताबें लिखी थी जिनके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। और इनकी जो दोनों जो वो किताबें थी, तो यहाँ कुछ लोगों के साथ ना ऐसा हो जाता है, जैसे कुछ बच्चों को मैं डांट देता हूं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं उनकी इज्जत पे बात आ गई। और बेटा मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत पे इतनी बात लगने लगे तो भगवान तुम्हें जिस दिन टीचर बनाए ना उस दिन तुम्हें इज्जत को ना वापसी रिटर्न में जरूर मिले आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बालक को समझाना किसी भी टीचर का गुस्सा नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्यार हो रहा है। जी बिल्कुल बेटा, प्रीति अभी आई है, अभी आई है ना। अब उसके बाद अगर आप देख के चलेंगे तो यहां तक तो हो गया, लेकिन इनकी जो दो किताबें थी बड़ी फेमस किताबें रही, उनमें था बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। एक किताब का नाम क्या था? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। इसको मैं 1938 को यहां लिख देता हूं ताकि और आसान हो जाएगा। डिग्निटी। अब तुम में से कोई पूछेगा सर जी इसका हिंदी नाम, तो बेटा हिंदी नाम नहीं होता, जो किताब इंग्लिश में लिखी गई उसका नाम भी क्या है किताब में? बिल्कुल रोशनी बेटा, एक क्लास लाइव होगी, एक इसके बाद आज रिकॉर्डेड में भी एक क्लास आएगी, ठीक है। और एक था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये तो इनकी क्या है, दो फेमस किताबें थी जिस पर हम बात करते हैं, और इन्होंने इसके बारे में बात करी और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी। लेकिन आप ना इनकी थ्योरी के कुछ नाम है, तो स्किनर की जो थ्योरी है वो किस किस नाम से जानी जाती है एक बार उसको जरूर समझ लीजिएगा। और स्किनर की थ्योरी के जो नाम है, वो इधर है ताकि आपके सामने ये पेपर पूरा रहे। थ्योरी नेम, तो जो थ्योरी नेम है किस किस नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है पहले समझते चलो। इनकी थ्योरी का जो सबसे फेमस नाम है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि वहां लिखा है, फिर दोबारा लिख देता हूं, क्या कहलाएगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसका बोला है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो पहला क्या नाम है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। एक तो भाई ये नाम सबसे फेमस रहा। उसके बाद इन्हीं की थ्योरी का जो नाम है, इन्हीं की थ्योरी का जो दूसरा नाम फेमस रहा था, उस फेम में आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या है इंस्ट्रूमेंटल? ये इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है मैं ये भी समझाऊंगा, थोड़ा सा याद रखें ना। इंस्ट्रूमेंटल, INSTRUMENTAL, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये बेटा फैक्ट है, समझाऊंगा थ्योरी को बाद में, पहले फैक्ट समझ लो। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी जो कहलाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है साधनात्मक। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? साधनात्मक, साधनात्मक
बाकी क्रिया प्रसूत जो आप देख रहे हो एज इट इज रहेगा, है ना, साधनात्मक जो अनुबंधन होगा वो एज इट इज रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इनकी थ्योरी को ये भी बोला जाता है क्या, एस आर थ्योरी भी बोला जाता है क्या, या एस आर? देखना एस आर थ्योरी नहीं बोला जाता, तो याद रखना बेटा इनकी थ्योरी जो बोला जाता है इसको बोला जाता है, आपके सामने क्या है रीइंफोर्समेंट और एस वाला, तो इसको बोला जाता है आर एस थ्योरी। क्या बोला जाता है? तो इनकी थ्योरी को एक नाम और दे दिया जाता है जिसका नाम होता है आर एस थ्योरी। क्या बोला जाता है? आर एस थ्योरी। तो यहां आपने ये चल लिया। बहुत सारे लोगों ने इनकी थ्योरी का एक और देखा होगा जिसे आप बोल देते हैं आर टाइप थ्योरी। तो आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल वाले के साथ ही बोल देते हैं। तो आप तीन नाम याद रखिएगा जिससे सबसे ज्यादा याद रहेगा कि इनकी थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और आर एस थ्योरी। देने वाले साहब का नाम क्या है? बीएस स्किनर, पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, लिखने की जरूरत नहीं है। कब दिया था ये सिद्धांत? 1938 में। इनकी दो प्रसिद्ध किताबें भी थी, और जो दो प्रसिद्ध किताबें हैं एक का नाम है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी और दूसरे का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये है इनका बेसिक फैक्चुअल नॉलेज जो मैंने आपके सामने रखा। तो ये आपको समझ में आया, हाँ या ना? जी कोई नहीं बेटा, वो चेंज करा दूंगा। बेटा पढ़ो, ये तुमने एक तो नंबर पे मत ध्यान दे, कौन से नंबर की, बस टॉपिक पे ध्यान दो। जी ठीक है। डन, हाँ या ना? आर एस थ्योरी, यस सर यस सर यस सर यस सर। तो इसको रुपीज के तरीके, तो ये तो था बेसिक जानकारी जो हमने आज पढ़ ली। अब इसके बाद ये पढ़ते हैं कि एक मतलब जरा समझ लीजिएगा कि क्यों इनकी जो थ्योरी है इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है। तो देखो ऑपरेंट, ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन, ये एक वर्ड बना है ऑपरेशन से, ओ पी ई आर ए टी आई एन। जब जब आप ऑपरेंट या ऑपरेशन देखेंगे तो जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो क्या रहते हैं? एक्टिव। अब एक बात सोचो, अगर डॉक्टर साहब ना आंखें बंद करके किसी का इलाज कर रहे हो तो निकल लेंगे भाई। तो इसका मतलब यहां ये कहना चाहता है कि जब ये कहते हैं कि जिस पर आप ये कंडीशनिंग लगा रहे हैं उस दौरान वो क्या है, बिल्कुल एक्टिव रहता है, और वो जो एक्टिव रहता है इसी वजह से वो क्या करता है, एक्शन करता है। और जो एक्शन करता है इसी को स्किनर साहब ने बोला कि जब कोई भी प्राणी सक्रिय होकर कोई कार्य करता है, व्हेन अ पर्सन, है ना, इसका बिल्कुल याद रखना, व्हेन अ पर्सन डू अ वर्क इन एक्टिव मोड, बस मतलब किसी भी प्राणी का किसी प्राणी का सक्रिय होकर कार्य करना, सक्रिय होकर कार्य करना क्या कहलाता है? ओपन। तो जैसे तुमने देखा था कि क्लासिकल में हमने एक बात जानी थी, क्लासिकल में हमने क्या बात जानी थी कि क्लासिकल में हमने जाना कि किसी काम को हम क्या करते हैं, रिपीट। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसीलिए आपने देखा होगा स्किनर के सिद्धांत को बोला स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो इसमें क्या रहेगा, एक बात कंफर्म है कि वो जो बंदा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक्शन, बिल्कुल एकदम क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो अगर आप इस सारी चीजों के साथ चल रहे हैं और समझ रहे हैं तो बस एक ही बात याद रखना बेटा, जहां है एक्टिव ऑपरेंट वही कहलाता है। तो स्किनर की इस थ्योरी में ऑपरेशन के साथ एक्टिव जो वर्ड लगाया, तो ये ध्यान रखना कि इस थ्योरी में जिस पर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या जिसको ये सिखाया जा रहा है वो हमेशा क्या रहता है, पर्यावरण के साथ सक्रिय रहता है। और यही वाली बात आपके सामने जो सबसे ज्यादा है, तो एनसीईआरटी में जब आप स्किनर साहब की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज को देखते हैं कि उन्होंने यही बोला है कि जो सीखने वाला है अर्थात आप, तो जो सीखने वाला जो लर्नर है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में कहता है कि बच्चे का एक्टिव रहना उसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होना चाहिए, फैक्ट या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अगर बच्चे बिल्कुल सक्रिय हैं, भूमिका सक्रिय रूप से निभा रहे हैं, तो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन होना बिल्कुल तय होगा, या इसे वॉलेंट्री एक्शन के साथ देते हैं। ठीक है प्रीति, थैंक यू सो मच। डन। हाँ, a person in a process where a person responds actively या when a person do a work in active mode is known as operant। बेटा यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? डन भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। अब तो यहां जब वोलेंट इसके साथ, अब ये क्या हुआ कि सक्रिय होगा, तो इन साहब ने क्या किया, इन साहब ने बताया कि व्यवहार जो बिहेवियर है वो एक्टिव तो है, लेकिन उन्होंने बिहेवियर को दो तरीके से बताया। क्या बताया भाई? व्यवहार पर बात है, तो जो बिहेवियर है, बिहेवियर जो व्यवहार है, इन्होंने व्यवहार को दो हिस्सों में बांटा, और दो हिस्सों में बांटने वाला जो काम था ये इस पूरे चैप्टर की जान है। जो इस बात को समझ लेगा इसका मतलब वो सारी चीजों को समझ लेगा। एक होता है रिस्पोंडेंट, क्या बोला जाता है? रिस्पोंडेंट, RESPONDENT। तो एक होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, देखो रिस्पोंडेंट में पता ही चल रहा है रिस्पॉन्स करना, क्या होगा, रिस्पॉन्स। और एक होता है ऑपरेंट बिहेवियर, क्या होगा, ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर। तो भाई देखो दो तरीके से, जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है उसको बोला जाता है प्रतिक्रियात्मक, क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक।
प्रतिक्रियात्मक, मतलब आप किसी को देखेंगे और प्रतिक्रिया, जिसे आप रिस्पॉन्स बोल देते हैं। और एक क्या है ऑपरेंट वाला, जिसको आपने क्या बोला है सक्रिय, क्योंकि ये तो एक्टिव होने वाला है। अब इस चीज को हम समझेंगे कैसे, तो दोनों चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा। हुआ ये वाली बात थी कि आपका ऐसा बिहेवियर जो किसी स्टिमुलस के कंट्रोल में होता है, क्या बोल रहा हूं, ऐसा कोई बिहेवियर जो आपके स्टिमुलस के कंट्रोल में रहता है, वो किस पर बात करता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर पर। ऐसी कोई चीज जो आपके किसी कंट्रोल में नहीं रहती, सक्रिय रहती, वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेंट। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस बात को समझने में क्या लगेगा, अब जरा जी मेरा अच्छे एक बात ध्यान है, सबसे बड़ी और सबसे आसान बात समझना, इन दोनों में एक वर्ड निकाल लो जिसको क्या ले लेते हैं, स्टिमुलस। ये क्या है, उद्दीपक। स्टिमुलस के कारण अगर होगा तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, रिस्पोंडेंट। और इस स्टिमुलस के कारण नहीं होगा, खुद से ही हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको देता है या डायरेक्ट आप बिहेवियर करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आपका ऑपरेंट कहलाएगा। और जब आप स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पोंडेंट कहलाएगा जी। जैसे अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं पेवलोव की थ्योरी से, तो रिस्पोंडेंट वैसा था जैसे कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कैसा था, वैसा था जैसे क्या है, कंडीशनिंग के साथ होगा। या आप इसके साथ इस तरह ले सकते हैं, बिल्कुल। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट वाला होगा वो किस पर बात करता है, स्टिमुलस के साथ। और जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है वो एक तरीके से आपका क्या है, रिस्पॉन्स है, आपकी क्या है, प्रतिक्रिया। एक बार सारे के सारे इस बात को समझना, क्योंकि यहीं पर कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत होगी, और यही आपको समझना भी है कि देखिए हम ये जानते हैं कि स्किनर के इस व्यवहार के साथ हमने इस व्यवहार को दो हिस्सों में बांटा, एक क्या है रिस्पोंडेंट के आधार पर, एक है ऑपरेंट। रिस्पोंडेंट ये है कि प्रतिक्रिया आना है तय। तो अगर आप इस चीज को ऐसे लेके चलते हैं कि जो डॉग हमारा था, तो जो कुत्ते मुंह में जो भोजन देने पर उसके लार आई है, तो जो लार आई है उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया है, क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप जब किसी चीज को ऐसा ना, कोई ऐसी वही चीज आपके सामने आ रही है कि आप उसे करने के लिए तैयार बैठे हैं, या आपके सामने एक व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जिस पर कोई दबाव नहीं होगा, जिस काम को करता है, वो क्या करता है, ऑपरेंट। मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूं स्वेच्छा से, ये मेरी क्या है, ऑपरेंट। मैं आपको अपने आपके एग्जाम की वजह से एक क्लास की बजाय दो दो या तीन तीन या चार चार क्लास देने आता हूं, ये मेरा क्या है, रिस्पॉन्ड। किसको देखते हुए, एग्जाम को देखते हुए। तो इस प्रकार से स्किनर साहब ने व्यवहार को किस हिसाब से बताया, दो हिसाब से, एक है रिस्पोंडेंट और एक है ऑपरेंट। ऑपरेंट जो आपकी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से आएगा, और जो रिस्पोंडेंट है जो किसी को देख के आएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। निशा बेटा मैसेज दिख रहा है, बिल्कुल। यहां तक भाई समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताएं। हाँ या ना। धन्यवाद राहुल। शीतल मैं चेक करा लेता हूं। एक बच्चा ऐसा है जिसको सोनू देवी जी कहते हैं, समझे, सोनू बेटा एक समझ दो एक बात। ये प्यास लगी है और इस पानी को देखकर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये रिस्पोंडेंट बिहेवियर है। क्या है, रिस्पोंडेंट है। अब ये पानी है, आपको प्यास नहीं है, आप इसे देख के व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब जब आप अपनी मर्जी से कोई व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या है, ऑपरेंट है। और जब आप किसी चीज को देखकर व्यवहार में लाग रहे हैं, वो क्या है, रिस्पोंडेंट। किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना, मैंने आपको एक तमाचा मारा, या मान लो कि आपके छोटे भाई ने आपको एक खींच के तमाचा मारा और आपने उसको फिर दोबारा उल्टे में तमाचा मार दिया, तो ये रिस्पॉन्ड कर दिया आप लोगों ने। दूसरी तरफ आपने कहा कि उसने आपको कुछ आटा मार दिया, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, चल छोड़ना कोई नहीं, अभी गुस्से गुस्से में होगा। तो आप जब देखते हैं, आप इस चीज को समझिएगा कि इसको मैं इस तरह कह सकता हूं कि मान लीजिएगा जैसे आप स्किनर की थ्योरी का भी एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि स्किनर की थ्योरी को मैंने समझाया नहीं है ना। सिर्फ एक सोनू देवी जी को छोड़ के सबको समझ में आया। सोनू बेटा तू ही समझ एक बार ये वाला। अच्छा एक काम कर, आपके घर में ना ये वाली बात है कि मान लो आपसे कोई मिलने आने वाला है, और जैसे वो मिलने वाला है वो गेट पे आया, और गेट पे आने के बाद उसने घंटी बजाई, तो घंटी बजाते ही आप फट से गए और दरवाजा यूं खोल के आ गए, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड हुआ। अब आप क्या हुआ, आपसे कोई मिलने वाला आ रहा है लेकिन वो आपके जानने वाला है नहीं है, आपको से मतलब ही नहीं है। आप क्या, घंटी बजी, लेकिन घंटी बजने के बाद ना आप अपना बेड पे लेटे हुए, आप गेट को खोलना ही नहीं चाहते, इसका मतलब ये क्या है, ऑपरेंट बिहेवियर है। तो इसका मतलब कोई आपसे जानने वाला मिलने आया था, आपने उसको देख के गेट खोला, तो ये क्या कहलाएगा, रिस्पोंडेंट। आपने क्या किया, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आपने गेट खोलने की इच्छा ही नहीं, आप ये सोच रहे कोई दूसरा जाएगा गेट खोलेगा, ये आपका क्या है, ऑपरेंट। और यही ऑपरेंट, इसका मतलब वो गेट खोलना आपके लिए क्या बन जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे आप बाद में क्या बोल देते हैं कि ये क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। आपका मन करेगा तो आप गेट खोलेंगे, आपका मन नहीं कर रहा तो आप गेट नहीं खोलेंगे। अब आ गया हाँ या ना, भाई इससे आसान तो नहीं बताया जा सके जी।
मतलब आप किसी चीज को देखकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आपने किसी चीज को देखा लेकिन आपकी इच्छा आप उसे करना चाहते हैं कि आप उसे करना नहीं चाहते। इसका मतलब आपके दरवाजे पर किसी को आना, जैसे जब आप स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो स्किनर की थ्योरी में वो जो चूहा है वो खाने को देख के जो बेटा उसकी तरफ भाग रहा है, लीवर को दबा रहा है, क्या कर रहा है, लीवर को दबा रहा है, उसका क्या है, रिस्पॉन्ड है। लेकिन अब उसे खाने की भूख नहीं है तो वो नहीं दबा रहा, उसकी मर्जी, इसका मतलब उसका ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अब इससे आसान तो नहीं हो सकता भाई। आगे समझ में, हाँ या ना? हाँ, अब मान लो किसी को गोलगप्पे खाते देखते ही आपकी इच्छा करने लगे कि मैं भी गोलगप्पे खा लूं, तो वो क्या कहलाएगा, रिस्पोंडेंट। और आप कोई गोलगप्पे खा रहा है लेकिन आप कह रहे हैं मैं नहीं, उसका मन ही नहीं कर रहा आपका खाना ना खाना, वो क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ओके बेटा, एक्शन पे रिएक्शन रिस्पोंडेंट है, ऑपरेंट इज लाइक मनमोजी। यहां तक क्लियर है भाई? हाँ, तो अपनी मर्जी से, बिल्कुल बेटा सोनू, ये अपनी मर्जी से काम करने वाला जो काम होगा ये वाला। डन। हम्म, ठीक है। इसका मतलब यहां तक आ गया जी। तो अपनी स्वेच्छा से स्कूल जाना क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया। अब तुम समझने लगे हो, तो गए तुम समझदार, धीरे धीरे हो तो रहे हो। जी जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम इस थ्योरी को थोड़ा सा क्या लेके चलते हैं आगे। और जब आप इसको थ्योरी को आगे लेके चलेंगे तो इस थ्योरी में आपके सामने बहुत सारी चीजें नहीं आना शुरू हो जाएंगी। और जो नहीं आना शुरू हो जाएगी उसमें सबसे पहले तो भाई हम जब ये देखते हैं कि अपना ये सिद्धांत देने वाले जो साहब थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। और जो एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया, एक बॉक्स पे किया। और जो बॉक्स किया, ये जो बॉक्स कहलाता है स्किनर बॉक्स कहलाता है। फिलहाल मेरे पास फोटो नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट जिस बॉक्स में इन्होंने कहा था उसको क्या बोला जाता है, स्किनर बॉक्स। तो अगर इसमें कोई जो स्किनर बॉक्स है तो इसका मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए टूल लिया था तो उसको क्या बोला जाता है, ये स्किनर बॉक्स। और स्किनर बॉक्स ने जिस एनिमल में इन्होंने इसको लिया था या जिस जंतु को इन्होंने यूज किया था उसका नाम क्या था, रेड। कुछ समय बाद इन्होंने पिजन पे भी किया था, लेकिन हम इतना ही याद रखते हैं क्योंकि हमारा जो है वो चूहे पर जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज्यादा फेमस रहा और यही हमारे सब्जेक्ट के तौर पर हमें क्या है, पढ़ाया जाता है जी। सर आई ज्वाइन दिस बैच टुडे ओनली, सृष्टि गोयल। हाउ कैन आई गेट प्रीवियस क्लासेस? सृष्टि, प्रीवियस क्लासेस इज अवेलेबल ऑन योर रिकॉर्डेड मोड ना, प्लीज आप उसे वहां से देखिएगा, आ जाइए। तो अब ये क्या हुआ, इसको जरा समझते हैं कहानी में, और कहानी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कि हुआ क्या था कि जो स्किनर साहब थे, स्किनर साहब ने क्या किया जी। थैंक यू तानिया, अपना एक वीडियो भेज देना तानिया, जो सिलेक्शन वाला है ना। तो भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो तान्या जी को। तो हमारे बीच तान्या है जिनका आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर बच्चे। तो यहाँ तो अब इस चीज को जरा समझेंगे तो स्किनर का जो प्रयोग था उसने उसे किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1938 में स्किनर ने क्या किया था, अपना पहला प्रयोग किया। तो स्किनर ने क्या किया, एक चूहे को रखा, भूखे चूहे को, और भूखे चूहे को क्या कर दिया, एक बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जिस बॉक्स में इन्होंने इसको बंद किया, अब वो बॉक्स में जो चूहा था वो चूहा क्या करने लगा, हरकतें करने लगा। अब वो उस चूहे को, छोटा सा यहाँ चूहा, उसके बाहर यहाँ पर क्या रख दिया, खाना रख दिया। अब जो चूहा जो है वो छोटा सा चूहा है, बस यही वाला। तो इस चूहा क्या करेगा, इस खाने को देखेगा और खाने के देखने के बार बार ना जो खाना रखा था बाहर उसमें एक टुकड़ा रख दिया, तो उसको खाना चाहता था। खाना चाहने के बाद वो बार बार क्या करता है, प्रयास करता है कि वो खुल जाए, गेट खुल जाए। तो एक बात और याद रखना, जो स्किनर की थ्योरी है, स्किनर की जो थ्योरी है वो बेस्ड ना मेरे बच्चे थॉर्नडाइक की थ्योरी से है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्किनर की थ्योरी है वो किसकी थ्योरी पर आधारित है, तो आप इसे अपने बुलेट नोट्स में बना के लिख लीजिएगा। शायद आपको पहले से पता हो या नहीं, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं, स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रभावित, ये पेवलोव से प्रभावित नहीं था, याद रखें, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रभावित था। तो आपके सामने कभी ये सवाल आ जाए कि भाई ये किससे आधारित था, क्योंकि आप समझिएगा वो जो चूहा है ना, वो जो बार बार प्रयास करता है उस लीवर के बटन को दबाने का और वो अचानक से खुल जाता है, उसको मिल जाता है। तो इसका मतलब जो बार बार प्रयास कर रहा है तो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, और जब वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है तो उसे वहां से खाना मिल जाता है। तो इसका मतलब जो चूहा है उसको लीवर दबाने के लिए क्या है, उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वो उस पर पहले ट्राई करता है, लेकिन अचानक से जब उस लीवर के पास पहुंचता है तो कई बार उसे वहां से कुछ दो तीन चीजें अलग भी दी जाएंगी जो हम आगे देख के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि जिस बॉक्स में स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसे क्या बोला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्किनर बॉक्स। उसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, रेट पे किया था। और जो उनका ये सिद्धांत है किससे रिलेटेड करता है, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड करता है। यहां तक भाई समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, इसीलिए इसके बाद मेरे बच्चे बहुत बार ना आपके सामने आ जाएगा, तो इसे लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से भी क्या हम जान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने पीजन पे भी किया था दूसरा, लेकिन उनका जो सबसे बढ़िया ये रहा था, उसी के साथ हम ये लेके चलते हैं कि भाई जो सिद्धांत है वो किस पर है, स्किनर के सिद्धांत का जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। जो एनिमल है वो उनका क्या है, रेट था, पिजन पे किया, लेकिन पिजन में ज्यादा हमारे सामने कोई सक्सेस आई नहीं तो हम उसे अपनी टीचिंग में नहीं पढ़ाते। ठीक है, दिस टॉपिक ऑफ स्किनर इज ओवर। नो रजिया, ये अभी ओवर नहीं हुआ बेटा, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। मैं रविकांत त्रिपाठी चेक करवाता हूँ बेटा, हटे नहीं होंगे। यहां तक भाई क्लियर है किसी को, हाँ या ना, जिसको दिक्कत हो? बेटा अभी ना तुम एक तो इस क्लास में आके और मत पूछा करो मुझसे, बहुत सारी बातें पूछ लेते हो यार तुम लोग हैं। हम्म।
और अगर कोई पूछेगा कि थ्योरी में भी ये जो स्किनर थॉर्नडाइक है तो कौन से सिद्धांत के साथ ज्यादा रिलेट करता था, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ। किसके साथ जाता है? लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉ में जो तीसरे वाला सिद्धांत है लॉ ऑफ इफेक्ट वाला, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रभाव का सिद्धांत। तो प्रभाव का सिद्धांत ऐसा था कि जब भाई उसके सामने खाना रखा है, लीवर दबेगा, तो इसका मतलब बार बार क्या करेगा, इसको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी तो उसे क्या करना शुरू कर देगा? उसको पाना शुरू कर देगा। जी नहीं बेटा, कोई लेट नहीं है, कोई लेट नहीं है, सब ठीक चल रहा है एकदम, कोई लेट नहीं है, इस चीज को समझ के चलो। अब इसके बाद इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी के साथ जब आप आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे तो आगे बढ़ने के बाद ना बेटा इसके साथ ना कुछ वर्ड आना शुरू कर देते हैं। और ये वर्ड जो क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ जा रहे थे, कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स में था, यहां एक वर्ड आ जाता है री। अब जरा इस वर्ड को समझना है, री। और जो री वर्ड होता है इसको क्या बोला जाता है? पुनर्बलन। और जो पुनर्बलन वर्ड है, इस पुनर्बलन वर्ड को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया? हमारे सामने कुछ ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि भाई उद्दीपक एक ऐसी चीज है जिसके बाद आप उस पर क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। जो आपके सामने घटित हुआ, जो आपने देखा, वो आपकी जो शक्तियों को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। रीइंफोर्समेंट इज लाइक जी हाँ बेटा प्रिंस पहले एक एक पढ़ो, ऐसे मत, ऐसे ना सारे एक दिन में थोड़ी ना पढ़ लोगे मेरे बच्चे, है ना, धीरे 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 पढ़ो, सारा धीरे धीरे पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। तो देखिएगा, एक अगर आपको समझना है कि रीइंफोर्समेंट वर्ड क्या है, तो रीइंफोर्समेंट वर्ड को समझने का सबसे बढ़िया है क्या कि रीइंफोर्समेंट वर्ड जो है इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी जाती, इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी जाती। रीइंफोर्समेंट ऐसा वर्ड होता है कि जैसे मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो एक ही क्लास थी और अचानक से शाम को ना मेरी एक क्लास और तुम्हारे सामने आ गई जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तो तुम्हें अचानक से एक चीज एक्स्ट्रा मिल गई। तो इसलिए रीइंफोर्समेंट जो वर्ड होता है वो मोटिवेशन से क्या होता है? ज्यादा। तो रीइंफोर्समेंट को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? रीइंफोर्समेंट को समझाया दो तरीके से। और जो उन्होंने दो तरीके से बताया, जो दोनों के दोनों तरीके थे वो अलग अलग तरीके थे। तो उन्होंने क्या बताया? एक जो वो बताया, एक बताया आपके सामने रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या बताया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। और जो दूसरे वाला था वो क्या बताया है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो अभी आप अगर आगे लेके चलेंगे तो फिर आप बोलेंगे सर जी पॉजिटिव पनिशमेंट भी होता है, नेगेटिव, वो आगे चलेंगे, पहले एक एक करते हो चलो रीइंफोर्समेंट। तो यहां मैं छोटा लिख देता हूं। तो एक क्या था भाई? नकारात्मक था। भाई थ्योरी के साथ सबसे अच्छी बात होती है कि आप उन्हें ना वैसे ही समझते हैं जैसे दी गई है, फिर अपने शब्दों में आप बाद मिलाते हैं। तो पहला क्या हुआ? एक सकारात्मक पुनर्बलन था और एक क्या था? नकारात्मक पुनर्बलन था। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, इस चीज को समझिएगा जी। 1938 में प्रयोग किया था, जो मैं पहले लिख के जा चुका हूं बिल्कुल। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि ऐसा उद्दीपक देना जिसके साथ आपकी जो अनुक्रिया है वो बढ़ जाए। जैसे बेटा, जो अगर आप खाली पेट हो तो आपको खाना मिल जाए, आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको थ्योरी मिल जाए, आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आपको क्वेश्चंस मिल जाए, तो इसका मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। जब आप कोई काम करने चाहते हैं और आपका कोई ऐसा आपको चीजें मिल जाती है जो आपके काम करने की शक्ति को क्या है? बढ़ा दिया जाता है। तो इस चीज को जो है इन साहब ने क्या किया था? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इन्होंने जो दिया था वो किससे? एस से बताया था। किससे बताया? एस, जिसे आप नॉर्मली क्या बोल देते हैं? स्टिमुलस बोल देते हैं। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो इंक्लूड करता है कुछ ऐसे स्टिमुलस को या ऐसे रीइंफोर्समेंट को जो आपकी स्ट्रेंथ या आपके रिस्पॉन्स को बढ़ा दे। क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ को क्या करता है? तो एक बात याद रखिएगा, है ना। तो एक बात और याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि यहां से अगर मैं एक और आपको अलग नोट्स बना के दे दूं, तो धन्यवाद राधे याद दिलवाने के लिए। तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपके सामने तो जो रीइंफोर्समेंट वर्ड है, तो अगर कोई पूछेगा ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया, तो ये वर्ड जो गिवन बाय है वो तो याद रखना हल, तो क्लार्क हल साहब ने इसको क्या दिया था। लेकिन इस वर्ड को जो यूज करने का काम है, यूज बाय किसके द्वारा किया गया? स्किनर द्वारा। तो देखो भाई, तुम लोग ना अगर पढ़ते होंगे तुम एक चीज याद रखिएगा, हम जिस तरीके से आपके सामने थ्योरी पेश करते हैं वो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि वो आपको ना डिटेल में लेके जाती है, तो आपको उसको समझना क्या हो जाता है? जरूरी। तो अगर कोई ऐसा स्टिमुलस, कोई ऐसा स्टिमुलस जो आपकी उसको क्या कर दे? रिस्पॉन्स को बढ़ा दे, है ना, क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, आपके स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स को क्या कर दे? इंक्रीज, इंक्रीज रिस्पॉन्स। तो मतलब ये याद रखना, कोई भी ऐसा स्टिमुलस, मतलब मैं अगर आपसे ये वाली बात भी बोल दूं कि भाई आपको क्या हुआ कि कुछ और बोले, पॉजिटिव रेंज क्या करता है? हाँ, तो एक बात याद रखना, पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होगा वो आपके रिस्पॉन्स को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा या आपके बिहेवियर में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। तो आप इसको समझिएगा ये तरीके से देना है कि मान लीजिएगा आपने कहा क्या, आप कोई एक एग्जाम में गए और एग्जाम में आपकी क्या ये फर्स्ट डिवीजन आई है, तो फर्स्ट डिवीजन में जो आपके पापा हैं, आपके पापा ने आपको लाके क्या दिला दिया? एक लैपटॉप दिला दिया। तो ये तो आपको बढ़ा ही रहा है, अगली बार पढ़ा। लेकिन साथ साथ में जो आपकी मम्मी है, तो आपकी जो मम्मी है उन्होंने भी आपको क्या दे दिया? एक जाके आपको क्या है? मोबाइल फोन दिलवा दिया। तो इसका मतलब अब आपको ये जो इनाम मिला है, रीइंफोर्समेंट मिला है, इसने आपके रिस्पॉन्स को क्या बढ़ा दिया और अगली बार आप इससे रिलेटेड चीजें क्या है? आगे जाके करना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या होगा कि आप जो आज अच्छा कर रहे हैं तो अगली बार वो आपको ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर देगा। क्लियर वाली बात जी? हम्म।
ना। अब इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लीजिएगा आपने कुछ अच्छा काम किया और मैंने आपको अच्छे काम के बदले में 5 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब जब आपको 5 रुपए का इनाम मिला तो आपने क्या कर दिया, इंक्रीज। निगेटिव रीइंफोर्समेंट उल्टा है इसका। यहां निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जब कोई काम ऐसा है जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से नहीं कर पाते, किसी डर की वजह से नहीं कर पाते। जैसे आपके सामने आता है, मान लीजिएगा ये समझ कि आपको क्या है कि आप ना पढ़ाई करना शुरू करते हैं और आपने कई बार देखा कि आप ना पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के दौरान जो पापा है ना वो आपके बिल्कुल बाजू में खड़े हो जाते हैं, तो बाजू में खड़े हो जाते हैं तो आप डर की वजह से पढ़ नहीं पाते और पापा जी चले जाते हैं और पढ़ लेते हैं। या समझ लीजिएगा कि आप है ना किसी के घर में जाना चाहते हैं लेकिन उसके घर में ना एक क्या है, कुत्ता है, और जो कुत्ता है उसे देख के आप डर जाते हैं तो आप घर में नहीं घुस पाते। अचानक से उस कुत्ते को वहां से हटा लिया जाता है तो आप तुरंत घर में जाते हैं और वहां से आ जाते हैं। इसका मतलब कोई निगेटिव रिस्पॉन्स को रिमूव करना, कोई निगेटिव रिस्पॉन्स को रिमूव करना जिसकी वजह से आप उसमें क्या करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप इसे एस प्लस बोलते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं, एस माइनस। इसका मतलब कोई ऐसा कार्य जो आपके काम में बाधा दे रहा था उसको हटा लेना और उसके बाद आप उस काम को अगर करते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, निगेटिव रीइंफोर्स। जैसे आपका एग्जाम जा रहा है डीएसएसबी का तो आपका जा रहा है केवीएस का, तो केवीएस के आपको निगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा क्या है, डर है, तो केवीएस निगेटिव मार्किंग अगर हटा लेता है तो आप केवीएस का एग्जाम देने के लिए ज्यादा तत्पर हो जाते हैं। लेकिन डीएसएसबी क्या करता है, निगेटिव मार्किंग दे देता है तो आप उसको देने के लिए इतने तत्पर नहीं रहते। तो किसी निगेटिव चीज को हटाने से आपकी कार्य शक्ति को अगर बढ़ाया जाता है तो आपका क्या कहलाता है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। आया समझ में, हाँ या ना? नेहा बाला बेटा पढ़ती रहे अभी तो, है ना, अभी पढ़ती रहो। सर जी 5 रुपए में निगेटिव, अरे ठीक है तुम 500 रुपए ले लो, हैप्पी। मतलब कोई भी ऐसा निगेटिव रीइंफोर्समेंट जिसके हटाने से आपकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। हाँ या ना? यार तुम तो बोलते नहीं, बताओ। राहुल पहले ये पढ़, सब हो जाएगा। जब ये पढ़ते हो सर जी वो दे दो, जब वो पढ़ते हो सर जी ये दे दो, तुम भी मानोगे नहीं। हाँ आ गया आ गया आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया, सोनू जी देवी को भी आ गया। हाँ जी, कुछ बात। अच्छा चलो एक काम हो रहा है इसमें ना, ये तो रीइंफोर्समेंट था, एक वर्ड और आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट, तो यहां जो पनिशमेंट होती है, जो सजा होती है, वो पनिशमेंट भी बेटा दो तरीके का लिया जाता है। एक लिया जाता है पॉजिटिव वाला और एक होता है निगेटिव वाला। फटाफट बताओ पॉजिटिव और निगेटिव में क्या फर्क होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में और निगेटिव पनिशमेंट में क्या फर्क होता है। मतलब जो आपका दंड है, सजा है या दंड है, एक सकारात्मक दंड के बारे में बात करते हैं, एक नकारात्मक के बारे में। बेटा सबके, हाँ निगेटिव पनिशमेंट क्या होगा, अंतिम वही आ रहा हूं बेटा, है ना जी। सीडीपी बुक के लिए धन्यवाद। अरे तुम लोगों ने सबने मतलब वो लिया बुक है, रिस्पॉन्स बहुत वो जो क्या बोलते हैं उसको, यार रिव्यू है वो बहुत कम लोगों ने डाला है जी। सर थ्योरी मिक्स हो रही माइंड में, तभी तो ब्रेक के साथ पढ़ाता हूं इन चीजों को ताकि आराम से रहे। चलो अब ये बताइएगा कि एक होता है जो पनिशमेंट होता है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, निगेटिव। जरा फटाफट बताइए पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, अब ये आप बताएंगे जी। हम्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबके नहनदाज सबके हो रहे हैं बेटा, डन। चलो अब ये बताओ, पनिशमेंट होता है, एक है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक होता है निगेटिव पनिशमेंट। तो क्या होता है पॉजिटिव पनिशमेंट और क्या होता है निगेटिव? हम याद रखिएगा बच्चे को क्या देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन फिर भी इसके बारे में हमें बताया जब स्किनर साहब ने, तो इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया जी जी। हम्म, अच्छा काम के लिए पनिशमेंट पॉजिटिव होगा, अगर हमारी गलती के लिए सजा मिले तो पॉजिटिव है जी। हम्म, धन्यवाद धन्यवाद। बेटा हर एग्जाम में काम आएगी। हम्म, धन्यवाद धन्यवाद। देखो जिस तरीके से उधर था ना, तो पॉजिटिव होगा, जैसे क्या होगा कि आप मानिएगा आप कोई काम कर रहे हो और काम करने के दौरान ना आपको क्या हुआ, हाँ। हम्म,
तो ऐसा होता है ना, जैसे तुम कोई काम कर रहे हो तो इनके बेटा लिखने नहीं समझने होता, कोई काम कर रहे हो और काम करने के बाद तुम उसका गलत जवाब दे दो, मैं कहता हूं पिटुआ है, तो मैं पीटता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पिटुआ वाला, तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, उस काम को सही करने के लिए क्या है बढ़ा रहा हूं। तो जब मैं आप किसी काम को है ना, ऐसा पनिशमेंट जो है पॉजिटिव मिलने के बाद बच्चा क्या करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। बिल्कुल, इसका मतलब कोई ऐसा दंड जिसके बाद बच्चा उस काम को करने में क्या होगा, और कार्य शक्ति लगा देगा। फिर निगेटिव क्या होगा भाई, तो इसका मतलब पॉजिटिव जो बेटा पनिशमेंट होगा वो आपकी कैपेसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, आपकी कैपेसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब कि आप कोई गलती कर रहे हैं और मैंने हल्का सा आपको चट्टू मार दिया, ऐसे चाटा मार दिया कि अब की बार, तो ये जो एक है एक तरीके का पॉजिटिव क्या है, पनिशमेंट है जी। तो पॉजिटिव पनिशमेंट मिलने पे इसका मतलब फियर नहीं जागेगा। एक बात याद रखना, वहां पर फियर नहीं होगा, वहां पर क्या गया, आपको ना डर नहीं बनेगा, वहां पर आपके अंदर क्या होगा, और ज्यादा क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। तो जो पॉजिटिव पनिशमेंट होता है वो आपको किसकी तरफ बढ़ाता है, मोटिवेशन की तरफ बढ़ाता है, उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाता है। अब बताओ निगेटिव होगा किसने होगा, पनिशमेंट किसने दिया है, दीपांशी बेटा इन्होंने इसके बारे में बात करी है, तो इसीलिए इस बात को हम वहीं से समझते हैं। तो एक होगा पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब आपके कार्य करने की शक्ति को क्या है, बढ़ा देगा। निगेटिव का बताओ, निगेटिव का क्या होगा जी। अब ये देखो, अब क्या हो गया कि मैंने तुमसे कहा कि अगर तुमने ये वाला काम नहीं किया तो तुम्हारे अकाउंट से 100 रुपए फाइन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, फाइन। तो 100 रुपए का फाइन किसी काम को करवाना। आपने कहा जैसे कि अब मैंने बच्चे को बोला घर में कि आप टीवी नहीं देखोगे, अगर आपने टीवी देखा तो मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है। क्या कहलाएगा, नहीं, गलती होने पर पनिशमेंट पॉजिटिव है, गलती नहीं होने पर पनिशमेंट नहीं ममता, और हाँ निगेटिव में नॉर्मली याद रखिएगा, ये क्या कर देगा, ये आपको बच्चे को क्या करता है, डिमोटिवेट कर देगा। ये देखो, ये दोनों तीनों वर्ड ऐसे हैं, इस थ्योरी को जब समझते हो ना, फिर एक बार समझ में आ जाएगी, फिर तो एक एक लाइन में समझ में आएगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए इसको समझने में टाइम लगे। तो बच्चे को सुधारने के बजाय उसे बार बार मोरल डाउन करता है या पिटाई करता है, फाइन करता है, कुछ करता है, बिल्कुल सही है। आगे समझ में, तो आपके किसी काम को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए आपका क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, और किसी काम को ना करने के लिए आपको एक डर दे देना कि ये काम अगर तूने किया तो इसके बदले में ये होगा, वो क्या है, निगेटिव पनिशमेंट। और नॉर्मली हम बच्चे को कभी भी निगेटिव पनिशमेंट नहीं देते। जी। अब इसमें एक चीज और होता है कि आप इसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था रीइंफोर्समेंट में, मैंने क्या बताया था, रीइंफोर्समेंट में बताया था कि किसी काम को करवाने के लिए आपको जो बच्चे की नजरों में जिस चीज को डर है, उस डर को आप हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूं, और इसके एग्जांपल को कुछ इस तरह से समझो ताकि आपके सामने ये हाल है। देखो, एक काम ये वाला है कि मान लीजिएगा यहां पर एक छोटी सी क्या है, मम्मी है, छोटी सी मम्मी, जिनकी हाइट क्या है, वे स्माइल करते नहीं, ये एक इनकी छोटी सी क्या है, बच्ची है, ये छोटी सी बच्ची बिल्कुल एकदम मस्ते मुस्कुराते हुआ। तो मम्मी ने ये वाली बात कहा बेटिया को, तो दो तरीके से समझो। तो दो तरीके से क्या कहा, मम्मी ने ये कहा कि बेटा अगर तूने टीवी नहीं देखा तो तुझे क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। टीवी नहीं देखा तो क्या है, चॉकलेट मिलेगी। और दूसरी तरफ कहा है ये वाली बात कि अगर तूने टीवी देखा तो तुझे घर पे क्या करना पड़ेगा, झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, इसमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, निगेटिव कौन सा होगा। इसका नाम मैं ए दे रहा हूं, इसका नाम मैं बी दे रहा हूं। तो ये बताओ, मैंने क्या बोला, टीवी को देखना और उसके बाद चॉकलेट का मिलना। टीवी को देखना और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, CLEA आएगा ना, आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। ये बताओ कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। हाँ जी, बेटा सुमन सबका मैसेज दिखता है, लेकिन मैं मैसेज पढ़ूंगा ना, हाँ। तो मोरल डाउन करने वाला क्या हो जाता है, निगेटिव वाला, बिल्कुल सही है जी। अब बताइएगा, यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ जी, छोटी सी मम्मी है, बिल्कुल। आगे समझ में भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात। तो जो मतलब क्या है, अगर इन्होंने बोला कि टीवी नहीं देखोगे चॉकलेट मिलेगी, तो इसका मतलब बेटा जो आपके पढ़ने के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने वाले, कि पढ़ाई में ध्यान दो भाई, है ना, आप बुक पढ़ो टीवी ना। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाला काम। और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव, कि अगर टीवी देखा तो तुम्हें ये वाला काम करना पड़ेगा। तो बच्चे इस काम को अगर नहीं करना चाहता तो वो टीवी भी नहीं देखेगा। बस इतना ही रखो, सारे लोगों ने सही जवाब दिया। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि रीइंफोर्समेंट के इस चैप्टर के साथ आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है जी, तो आपने बिल्कुल सही बेटा, जो रिपीट करना है वो तो तुम बाद में करना, क्योंकि ऐसे नहीं। अब देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं किसी चीज के साथ जो होगा, तो हमने रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल देखते हैं, और इस चैप्टर का शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आपसे पूछा जाता है ये वाली बात कि भाई जो पुनर्बलन होता है, पुनर्बलन का
जो कार्यक्रम होता है या पुनर्बलन की जो अनुसूची होती है वो किस तरीके से काम। देखो भाई, पुनर्बलन की अनुसूची को काम करने के लिए आपने एक दो चीजें देखी होंगी और इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपने कई बार वेरिएबल पढ़ा होगा, कई बार आपने फिक्स पढ़ा होगा, कई बार आपने कुछ पढ़ा होगा। तो इस चीज को ध्यान देखिए, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, या इनिशियल होगा, या पार्शियल होगा। तो अब जरा इस चीज को थोड़ा सा मेरे साथ देखते चलिएगा और ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले जो आता है उसको बोला जाता है फिक्स वेरिएबल के साथ। तो पहले जरा समझना है, एक होता है फिक्स रेशियो शेड्यूल। क्या होता है? फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। जो भी सवाल आएगा सबसे ज्यादा यहां है। इसका मतलब, फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को निश्चित कर देना, किसी चीज को क्या कर देना? निश्चित कर देना। तो इसका मतलब यह आता है निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात अनुसूची। तो निश्चित अनुपात जो अनुसूची है, तो इसका मतलब यहां ये कहना चाहता है कि आपने चीजों को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और फिक्स के साथ रेशियो है बेटा, एन नहीं है ना, एन नहीं है, RATI होगा बस, है ना रेशियो। तो ये बताओ ये क्या होगा जी? सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन कब? बेटा सोहेला ये क्या चल रहा है? अभी तो पूछे जाने वाले भी आएंगे, अभी इसको समझ। जी, फिक्स क्या होता है? इसलिए एक बात और याद रखना, एग्जामिनर अगर इसे कोई पूछेगा तो इसे शॉर्ट में जो बोला जाता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है? FR। तो आपसे जैसे आपने अनकंडीशनल देखा था, तो आपने देखा था कंडीशनल में कंडीशनल रिस्पॉन्स को CS बोला था, इस तरीके से। तो जो इसे शॉर्ट में बोला जाता है ये। तो एक बात याद रखना कि मेरे बच्चे, जो फिक्स है और रेशियो है, इसका मतलब कोई भी काम एक तुमने सही करा, कोई एक काम सही करने के बाद तुम्हें 5 टॉफियां दी जा रही है। क्या दी जा रही है? 5 टॉफी। तो इस बात को जरा समझिएगा, टोपी है टॉफी, TOFF वाला मत करना यार। चलो 5 आपको क्या दे दिया गया है? चॉकलेट ही दे देते हैं। या 5 आपको क्या देते हैं? आइसक्रीम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? आइसक्रीम दे देते हैं। थोड़ा समझ, देखो फिक्स है, किसी एक काम को करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 5। तो जो फिक्स रेशो कर दिया गया है इस तरीके से। हाँ बेटा जरीना, बिल्कुल बिल्कुल ममता, शाबाश मेरे बेटा। यहां तक समझ वाली बात। फिक्स रेशियो याद रखना, जब कोई एक बच्चा निश्चित, मतलब ये मान लीजिएगा कि जो चूहा है, उस चूहे ने अगर 5 बार लीवर को सही दबाया तो उसे खाना मिला। क्या करा है? 5 बार लीवर को सही दबाया तो उसे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो इसका मतलब जो फिक्स होता है उसमें एक बात याद रखना, कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब आपके सामने ये वाली बात कर देना कि आप कोई एक सही काम करोगे, उसके बदले में आपको 5 आइसक्रीम मिलेगी। ये होता है फिक्स रेशियो। और फिक्स रेशियो के बाद एक जो वर्ड आता है, इसी के साथ समझना दूसरे वाला, और जो दूसरा पूछता है उसको बोला जाता है फिक्स वेरिएबल। क्या बोला जाता है? फिक्स्ड वेरिएबल। तो आपने आज तक इसे जितना भी समझा होगा, आप इसे जरा देखेंगे तो जो फिक्स वेरिएबल होगा, तो जो फिक्स वेरिएबल वाली चीज आपके सामने आ रही है, तो फिक्स वेरिएबल का मतलब क्या है? यहां तो वेरिएबल रेशो पूछता है, फिक्स वेरिएबल पूछता है, तो इसको जरा समझिएगा। इसको नॉर्मली आप फिक्स वेरिएबल ना पढ़ के इसको क्या पढ़ा जाता है? वेरिएबल शेड्यूल। तो जो वेरिएबल शेड्यूल होता है इसको बोल दिया जाता है आप VR। क्या बोल दिया जाता है? VR। तो वेरिएबल रेशियो पढ़ोगे या क्या पढ़ोगे, एक बार इस चीज को जरा समझ लीजिएगा। FR इस KBC के क्वेश्चंस। बिल्कुल बेटा, शाबाश, है ना। हाँ, हर बार 3 अच्छा काम करने पर एक। आगे ना समझ में ये वाली बात जी। तो अब देखो, एक तो था फिक्स रेशियो और एक क्या है? वेरिएबल रेशियो। आप इसको क्या कर लेते हैं? फिक्स रेशियो, और थोड़ा सा और आसान बना देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। तो इसको क्या लिखते हैं? वेरिएबल रेशियो। क्या है भाई? वेरिएबल रेशियो। अब जो वेरिएबल रेशियो है, इसको जरा समझने वाली बात, तो जो वेरिएबल, पता नहीं रेशियो में एन क्यों लगा रहा हूं बार बार में, है ना। तो जो वेरिएबल रेशियो है, इसको समझने का मतलब होता है VR, और जो VR का होता है उससे क्या होता है? प्रतिशत। तो बेटा इसको ना चर लिखो, चर अनुपात। क्या होगा? चर अनुपात। चर अनुपात का मतलब होता है वेरिएबल चीज वो होती है जिसमें चेंजेस रहते हैं, चेंजेस रहते हैं। चेंजेस होता है इस तरीके से, जैसे आपने टीचिंग के वेरिएबल्स देखे हैं भाई, जो स्टूडेंट होता है वो कहता है डिपेंडेंट होता है, टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो ये होता है, ये शेड्यूल में क्या है कि कोई भी चीजें चेंज। तो देखो ऊपर वाले में क्या था? चेंज, इस नो चेंज, और इसमें क्या है? चेंज। अब चेंज का मतलब यहां पर क्या आया कि कभी क्या दिया? 1 के बाद 3 दे दिए, कभी 2 के बाद 3 दे दिए। पहली बार क्या करा किसी ने? क्या किया कि पहली बार जो उसे चॉकलेट मिली, भाई एक काम किया तो 1 चॉकलेट मिल गई। अगली बार 2 बार सही किए तब 1 मिली, अगली बार 6 काम सही किए तब 1 मिली। तो इसका मतलब ऐसी चीज जो फिक्स है, ऐसी चीज जो फिक्स है जिसमें नो चेंज नहीं है, वो क्या है? फिक्स रेशियो। और जिसमें चेंजेस है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। यहां तक बातें समझ में आई? हाँ या ना जी? हाँ बेटा बिल्कुल दोबारा होता है। तो इसका मतलब किसी बच्चे को एक क्वेश्चन करने के बाद 5 नंबर मिल रहे हैं, ये फिक्स हो गया, तो ये क्या है? फिक्स रेशियो। लेकिन किसी बच्चे को एक सही सवाल के बाद कभी मैडम ने 2 नंबर दे दिए, कभी 4 नंबर दे दिए, कभी 5, या किसी एक ऐसे को लिखने के बाद, जब भी बच्चा ऐसे लिखता था हर बार 5 नंबर मिलते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि और इस बार कोई ऐसे लिखता है किसी पे 2 नंबर मिलते हैं, किसी पे 4 मिलते हैं, किसी पे 6। यहां वाली बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो वेरिएबल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता चला जाएगा? चेंज। अब इसी को इन्होंने 2 चीजों में और दिया। ये तो था रेशियो वाली बात, इसको इन्होंने बताया वेरिएबल के साथ। क्या बोला? सॉरी, वेरिएबल ने इंटरवल के साथ। किसके साथ बोला? इंटरवल। अब जरा इसको भी समझ लो, एक क्या है? इंटरवल। इंटरवल
तो जो इंटरवल वाला पार्ट होगा, एक तो मेरे दिमाग में ना ऐसा घूमता चला जाता है कि मैं बातें सही लिखता रहता हूं फिर गलत कर देता हूं। क्या है इंटरवल? अब देखो इंटरवल भी क्या है, दो होते हैं। एक इंटरवल क्या होगा, फिक्स वाला होगा, और एक क्या होगा, वेरिएबल वाला होगा। बताओ जरा। अब ये क्या होगा, तो वेरिएबल तो इसका मतलब जिसमें कि जो चर है वो क्या है भाई, जो चेंजेस वाला है, और जो फिक्स्ड वाला होगा इसका मतलब क्या होगा, निश्चित वाला। तो यहां से आपके सामने दो चीजें बन जाती है, फिक्स्ड इंटरवल वाली बात और दूसरे वाले क्या है, वेरिएबल इंटर वाली बात। तो इसको जो बोला जाएगा क्या बोला जाएगा भाई, फिक्स इंटरवल क्या है, एफ आई, और इसको जो बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, वी आई। और इन फिक्स को जरा समझना होगा, किसी को पता है तो जरा बताइएगा क्या होगा जी। हाँ, कहीं भी काम करो एक ही चीज, बिल्कुल पूजा के बेटा, जब चाहे कुछ भी काम करो, 10 काम करो, 8 काम करो, 9 करो, 5 करो, इसका मतलब वेरिएबल वो क्या है, कर दिया भाई, कभी का एक मिलेगी, और जहां पे कहते हैं एक के बाद 5 मिलेगी। समझ में आ गया? चलो वेरिएबल का एग्जांपल, सोनू बेटा तू पता नहीं कहां से समझता है पगले, है ना। वेरिएबल का मतलब हो गया कि कोई चीजें फिक्स नहीं है। जैसे आप अगर एक बार गलत काम करोगे, मम्मी ने एक चांटा मारा, दूसरी बार गलत काम करे 4 चांटे मार दिए, है ना, तीसरी बार काम करे बस पीटती चली गई मम्मी, तो वेरिएबल है। लेकिन आप एक गलत काम करते, पापा जाते 2 चांटे मारते, दोबारा गलत कराएंगे फिर 2 ही चांटे मारे, तो फिर जितनी बार गलत काम करोगे अगर 2 ही चांटे चल रहे हैं तो फिक्स है। लेकिन अगर चांटों की जो फ्रीक्वेंसी वो बदल रही है गलती पे, तो समझ लेना वेरिएबल। इस पे ज्यादा मत पूछिए, नाला है। चलो याद ध्यान देख, तो मेरे को ये नहीं पता तुम लड़का और लड़के में कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। आगे भाई समझ में? हाँ बिल्कुल श्रद्धा, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अब फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल के बारे में बताओ क्या होता है। हम्म, बहुत बढ़िया। अब देखो, इंटरवल होता है एक तरीके का अंतराल। इंटरवल क्या होता है, एक तरीके का क्या, अंतराल। तो अंतराल अगर फिक्स है तो इसका मतलब ये कहना कि हर 2 मिनट के बाद खाना आएगा, हर 2 मिनट के बाद क्या है, खाना। तो जब आपने फिक्स कर लिया इंटरवल, तो ये याद रखना इंटरवल का जो बेस है मेरे बच्चे, वो हमेशा याद रखना टाइम है। क्या है, टाइम। तो आफ्टर 2 मिनट, एवरी आफ्टर 2 मिनट है, तो अगर आफ्टर 2 मिनट खाना फिक्स आ रहा है, तो आफ्टर 2 मिनट के बाद अगर फूड आ रहा है तो ये क्या है, फिक्स इंटरवल है। लेकिन वेरिएबल क्या करेगा कि बेटा कभी क्या आ रहा है, 4 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद खाना आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, 4 मिनट के बाद खाना आ रहा है, कभी क्या होगा, 6 मिनट के बाद खाना आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा टाइम जो फिक्स नहीं होता वो कहलाता है वेरिएबल इंटरवल, जो टाइम फिक्स होता है वो कहता है फिक्स इंटरवल। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ या ना? हम्म, जैसे अगर तुमसे ये बात, जैसे यूपीएससी का जो कैलेंडर होता है वो हर साल फिक्स इंटरवल पे आता है, फिक्स टाइम पे आता है, लेकिन केवीएस का, सीटेट का कुछ फिक्स ही नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, जो फिक्स है वो क्या कहलाएगा, इंटरवल है। फिक्स इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, दोनों बातें क्लियर, हाँ या ना? तो ड्यूरेशन का जहां फिक्स हो, लगातार चांटे लगे तो वेरिएबल, ये भी बिल्कुल सही है। सर देवी है तो लड़की होनी चाहिए, हाँ ना, हाँ। अब देखो, जैसे बहुत सारे किताबों वाले पढ़ाते हैं ये वाली बात कि भाई तुम लोगों को पता है कि ये ना काम सैलरी से होता है, जैसे बहुत बार तो हर इंसान की सैलरी हर महीने 30 तारीख को आ जाती है, तो 30 दिनों की सैलरी आना क्या है, फिक्स है। लेकिन कभी कभी इंसेंटिव आता है, तो जो इंसेंटिव वो फिक्स नहीं है, वो 15 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है, 25 दिन में आ रहा है। आगे होगा यार समझ में, है कि नहीं? देखो इससे आसान तो मैं समझा नहीं सकता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए आसान आसान आसान, और पता ही नहीं चला 1 घंटे की क्लास ले ली मैंने तुम लोगों की आज। आ गया समझ में, हाँ या ना? अब देखो, अब अगर इस थ्योरी को कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करते टाइम मेरे बालक आ जाओ, बस मेरे बच्चे इस चीज में एक ही बात याद रखना, रीइंफोर्समेंट जो होता है वो आपकी कार्य शक्ति को बढ़ा देता है। लेकिन यहां पर इसके लास्ट में हम क्या देखेंगे, एजुकेशनल इंप्लीकेशन, एजुकेशन इंप्लीकेशन, शिक्षा निहितार्थ। देखो शिक्षा निहितार्थ का मतलब यहां समझिएगा, पहला, अब ये जो थ्योरी है ये किस तरीके से काम करती है, और तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा जो काम होगा, ये क्या कहता है, ये ना थ्योरी क्या कहता है, बच्चे में क्या करती है, एक्टिव रिस्पॉन्स रखती है। क्या रखती है, बच्चे को क्या बनाती है, सक्रिय बनाती है, सक्रिय बनाती है, बच्चे को क्या बनाती है, एक्टिव बनाती है। दूसरा, ये इन्वॉल्वमेंट करती है, बच्चे का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चा क्या करता है, शामिल होता है, और अगर वो शामिल होता है वो क्या करता है, चीजों को लर्निंग बाय डूइंग की तरीके से करता है। बच्चा इसके साथ जुड़ेगा और यहां उसको काम करना शुरू, जैसे भाई आप बच्चे को एक काम दोगे कि अगर तूने ये काम किया तो तेरे उसको बदले में इनाम मिलेगा, तो बच्चा उसमें एक्टिवली क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करने के बाद उस पर क्या करेगा, रिजल्ट पाएगा। ये क्या होगा, ये बच्चों को ना एक एक्टिव होने के बाद ना बच्चों को उस तरीके से लेके जाएगा जहां पर आपकी सक्सेस के तुरंत बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है। मतलब सक्सेस का, अगर आपको कोई सक्सेस मिली है बच्चे को, बच्चे का कोई रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट के बाद उसे तुरंत ही क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, इनाम मिल रहा है। तो इसका मतलब एजुकेशनल इंप्लीकेशन में अगर आप बच्चे से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी में बच्चे को डालिएगा,
और डालने के बाद वो बच्चा जब इसमें समझेगा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्या करेगा, उसका इनाम मिलेगा। और ये जो काम करता है ये बच्चे की इच्छाओं के आधार पर होता है। वो डिजायरेबल वर्क करते हैं अपने बच्चे, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सफलता के साथ करते हैं। ये जो थ्योरी है ये आपको इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है। ये थ्योरी क्या करती है, आपको इनकरेज करती है। तो इनकरेज टू डू समथिंग न्यू, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखने की नहीं बस समझने की होती हैं। तो यहाँ रहेंगे ना, हाँ, तो इसमें आप समझते हैं इस तरीके से। अब यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? जी, डन भाई। एक सेकंड होना, एक चीज देख लूं मैं यहाँ पे। एक सेकंड रुकना बेटा। एक सेकंड, एक चीज रह गई, एक बार मैं तुम्हारा वो देख लूं, एक बार कट नहीं हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहे तुम्हारे मैसेज वैसेज, नहीं दिख रहे भाई, ये आ गए। हाँ जी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डिसिप्लिन डेवलप होगा, सीडीपी की रिकॉर्डिंग वो मुझे। अच्छा, एक चीज हो रहा है, ये तो डिसिप्लिन वगैरह सारी चीजें। इसमें ना तुमने एक वर्ड और पढ़ा होगा, शेपिंग, SHAPPING। तो शेपिंग के बारे में डायरेक्ट सवाल आ जाता है, शेपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो मेरे बच्चे ऐसे इसको याद रखना, क्या है स्किनर। तो यहाँ आपके सामने अगर आ जाएगा तो कोई पूछेगा कि शेपिंग क्या है। ये शेप करना होता है किसी चीज को क्या देना, आकार देना, किसी चीज को क्या देना, आकार। तो मेरे बच्चे याद रखना, जब आप क्या करते हैं तो हमारे क्या हुआ, स्किनर साहब ने एक चीज देखी कि जिस बिहेवियर को आप चाहते हैं, तो बस एक बात याद रखना कि जो शेपिंग है वो इस तरीके से याद रखना, जैसे स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो आप क्या करते हैं, जब बच्चे को तैयार करते हैं, किसी चीज को सिखाते हैं, तो उसका क्या करता है, कदम कदम जो मतलब लगातार स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, वो चीजों को देखेगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, और अपना क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप करके उस गोल के पास तक चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को ब्रेकिंग डाउन बिहेवियर इन स्मॉल वर्ड्स, क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ब्रेकिंग डाउन बिहेवियर इन स्मॉल पार्ट्स, जैसे आपने चंकिंग पढ़ा होगा ना, उसी तरीके से क्या है, व्यवहार को छोटे टुकड़ों में। तो अगर आपके सामने कोई शेपिंग पड़ेगा, नहीं क्लास ओवर नहीं, अभी समझो जरा, शेपिंग एक वर्ड रह गया था। तो क्या कहता है कि आप इसमें जो स्मॉल पार्ट कर लो, या स्मॉल क्या कर लेना, स्टेप्स में कर लेना। तो अगर कोई भी तुमसे मेरे बच्चे को ये पूछेगा कि शेपिंग क्या है, तो जो व्यवहार है, जिस व्यवहार को आप सीख रहे हैं, उसको आपने क्या किया, छोटे छोटे स्तर पर क्या है, बांट लिया, और उसके बाद आपने उससे क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लिया, जिसके कारण जो रिजल्ट है वो उन चीजों का भी रिजल्ट आने लगा जो आपके लिए मुश्किल है। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जिस बिहेवियर को आप इजीली नहीं कर पा रहे थे, आपने उसको क्या क्या ब्रेक में किया, टुकड़ों में तोड़ा, और टुकड़ों में तोड़ने के बाद आपने उसे सीख लिया। तो यहां से एक शेपिंग बिहेवियर। लेकिन एक बात और बता दूं, शेपिंग के इस बिहेवियर के साथ जो वो चले थे स्किनर साहब, तो स्किनर ने शेपिंग का रेट के साथ नहीं दिया था, ये पिजन के साथ दिया था। तो बहुत बार आपको कहीं देखने को मिल जाए ये वाली बात, कोई पूछेगा कि जो शेपिंग वाला पार्ट है वो उसने रेट की थ्योरी के साथ रिलेट किया था या पिजन की थ्योरी के साथ रिलेट किया था, तो याद रखना वो हमेशा क्या है, पिजन। तो जो डिजायर बिहेवियर है उसको क्या करना, आपको पाना है। तो उसे स्मॉल पार्ट और स्टेप में आप जब तोड़ देते हैं इस तरीके, जी आगे भाई समझ में आया ना? बिल्कुल, डिजायर बिहेवियर को क्या कर देना, मोल्ड कर देना। यहां तक किसी को कोई डाउट, यस और नो? जल्दी बताइएगा। तो शेपिंग में बेटा एक बात और मैं जो आपको बोल रहा हूं, तो याद रखना, शेपिंग वाला जो है रेट पर नहीं है, वो क्या है, पिजन पर है। क्या है, पिजन पर। तो जो कबूतर पर था ये, है ना, तो ये भी कोई सवाल पूछ लेगा, जो शेपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने अपनी कौन सी थ्योरी से किया था, तो रेट पर एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं किया, इसको किस पे किया था, पिजन के एक्सपेरिमेंट के साथ किया था। कितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं लगी आज की क्लास में, आया ना भाई? चलेगा, बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट के बाद आपकी अगली क्लास होगी, ले लीजिएगा फिर। हाँ जी, डन। हम्म। तो आप इसे कह सकते हैं कि जब छोटा बच्चा क्या करता है, बड़े बड़े वर्ड को याद नहीं कर पाता, तो उसे क्या करता है, ब्रेक में पढ़ लेता है। भाई क्लियर है? अभी यहाँ किसी को कोई डाउट है या ना? और इसी चीज को अगर आप बाद में देखते हुए चलते हैं, तो आपने ना कुछ स्किनर साहब की थ्योरी के साथ कुछ और चीजें पढ़ी होंगी, और वो जो चीजें पढ़ी होंगी उसमें आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ा होगा आपने। तो आपने कुछ पढ़ा होगा इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाओ बस।
या तो आपने ना कुछ चीजें पढ़ी होंगी स्किनर की थ्योरी में जिसे उन्होंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोला है ना। तो अगर आपने पढ़ा हो शेपिंग नहीं तो आपने उनकी थ्योरी में 2 नाम और पढ़े होंगे जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जी सर मैथ में टेक्नो बेटा वो अलग सर कराएंगे तो अलग ही होगा। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उसमें भी यही वाली बात करते हैं कि भाई बालक जो है टीचर की मदद के जो बिना भी है उस कार्यक्रम जो पढ़ता सीखता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में सीखना शुरू कर देता है। तो कभी आपसे कोई ये पूछ लेगा कि प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है, तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग होता है उसे भी क्या बोला जाता है, शेपिंग के कॉन्सेप्ट में। याद रखना कि शेपिंग के कॉन्सेप्ट में ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो बच्चा है बिना टीचर के चीजों को छोटे छोटे पार्ट में बांट के याद करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए भाई इतना ही है, मेरे लिए बहुत सी चीजें नहीं है भाई। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता, दुर्गेश चौधरी है या रिंकी मिश्रा है, रंजना जी नहीं, रंजना जी आप बात मत करिएगा, आपके साथ मैं आपको वो करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, आपका पढ़ गया था मैसेज, मैं आपके लिए करा देता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आप अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो खुश रहिएगा, ध्यान रखते रहिएगा अपना। डन, नमस्ते जी। चलिए भाई आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास के लिए। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें अपना बहुत प्यार से अच्छे से। मिलेंगे बाद में, टाटा बाय बाय।